हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। और यहाँ पर लेके आए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण पद्यांश। जी हाँ, ये जो गद्यांश और पद्यांश होते हैं आपके पेपर में आते हैं। और यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ गद्यांश और पद्यांश के बारे में, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार क्या कर देंगे भैया, शेयर कर देंगे, ताकि उनके पास ये वीडियो पहुंचे और वो अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये पद्यांश नहीं बल्कि क्या है, गद्यांश है। क्या है, यहाँ पे गद्यांश है, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पद्यांश नहीं, ये भैया मिस्टेक हो गया। ये आपका क्या है, गद्यांश है। क्या है, एक बार मेरा पिन खुल जाए तो फिर मैं आपको यहीं पे बता दूं। ये हमारा क्या है, गद्यांश है। क्या है, गद्यांश है। तो यहाँ पे मैं 10 नंबर का सभी महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। क्या देखना है, पूरा पूरा देखना है, क्योंकि रिपीटेड गद्यांश क्या है, रिपीटेड गद्यांश है, तभी आपका हिंदी में 100 नंबर पूरा हो पाएगा। अगर आपका थॉट है कि सर हमें हिंदी में 100 नंबर लेकर आना है, फोड़ना है 100 नंबर, बिल्कुल हमें चाहिए, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। ऐसा नहीं है कि बस अकेले ही देखकर छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना। अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप बताइएगा। अब हम यहाँ पे किस किस चैप्टर का बताएंगे आपको गद्यांश, तो बताएंगे अशोक के फूल का और राष्ट्र के स्वरूप का। ये दो चैप्टर का हम यहाँ पे लेने वाले हैं। और ऐसे चैप्टर जो कि बार बार आपके रिपीट किए जाते हैं। और यहाँ पे बताने वाला जो गद्यांश, ये आपके 22 फरवरी के लिए, किसके लिए भैया, 22 फरवरी के पेपर के लिए है। और 22 फरवरी के दिन बस यही गद्यांश आप जाकर छापिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और मैं ऐसा कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसके द्वारा आप बता पाएंगे कि यह इसी चैप्टर से सर लिया गया है। सबसे पहला देखिए गद्यांश क्या है यहाँ पे, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वो क्या होती है, निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी उपयोगिता, सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचाना हमारा क्या है, आवश्यक धर्म है। यह पेपर में कब कब आया है करेजा, 2010 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है, 2022 में, 2020 में। ये बार बार पेपर में रिपीट किया जाने वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम जरूर सब तैयार करेंगे। कोई प्रश्न तैयार करे या ना करे, हम इन प्रश्नों को जरूर तैयार करेंगे। और ये हमारे ऐसे प्रश्न हैं जो पेपर में आएगा सर, हमें फोड़ना है गुरुजी। जो हमारा टारगेट है इस बार कि सर हमें 95% लेकर आना है, तो लेकर आना है। ये 95+ आपका टारगेट होना चाहिए। और ये 95 आपके अंदर लाने का जुनून होना चाहिए। जुनून पैदा करो यार। आपके माँ बाप आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, क्या नहीं करते यार। कोई माँ बाप चाहेगा क्या कि अगर मैं भट्टे पे काम कर रहा हूँ तो मेरा बेटा भी भट्टे पे काम करे, नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सफल हो। अगर आज आप सफल हो जाते हैं तो आने वाली 7 पुस्त की जो पीढ़ी रहेगी ना, वो भाई साहब बहुत ही अच्छे से जिएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं ना, तो आप जाकर फैमिली के साथ अच्छा भोजन कर सकते हैं शाम के टाइम। लेकिन यदि आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो आप बड़े होटलों में जाके भोजन कर सकते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं या फिर आप जाना चाहते हैं बिजनेस की तरफ। आप अपने माइंडसेट में पहले से ही वो गोल सेट कर लीजिए, मुझे करना क्या है। अगर आपको जो करना है 95 फोड़ना है, तो यार बना लीजिए कि सर मुझे 95 फोड़ना है, कुछ भी हो जाए, मैं जो टारगेट बना लिया हूं बोर्ड में लाने का, वो मैं ला कर रहूंगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन सर हमें 95 फोड़ना है, तो फोड़ना है, अपना टारगेट बना लो, काम खत्म हुआ। जिस दिन आप अपने टारगेट पर काम करना शुरू कर देंगे ना, उसी दिन जो आपके अंदर ये डर है ना, वो हार मान जाएगा और आपके अंदर उत्साह आएगी और आप करने के लिए वो चीज आतुर रहेंगे। सबसे पहला यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। जब ये पहला क्वेश्चन 2 नंबर का आपके सामने आए, तो सबसे पहले आप, जो मैंने आपको ट्रिक बताया हूं कि आप चैप्टर का नाम और लेखक का नाम याद कर लें। आप चैप्टर का नाम सर कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे राष्ट्र शब्द आया हुआ है और यहाँ पर भी राष्ट्र शब्द आया हुआ है, यहाँ पे भूमि आई हुई है और कहीं पे दिखाई दे रहा है राष्ट्र आया है।
जब ये सब बार बार आपको शब्द बार बार दिखाई दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए वो कहां से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। कहां से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। बस क्या लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भाग में संकलित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बस यार यही आंसर छापिएगा और आपको कुछ भी अलग से छापने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिखना है यार, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, ये जिसके नीचे लाइन खींची हुई है इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखना है। अर्थात राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी उपयोगिता, सुंदरता, महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यहाँ पे क्या है, हमारा धर्म भी है। ठीक है, अब इसी को आप क्या करेंगे, बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई दिक्कत होगी तो बताना। अब देखिएगा क्या लिखेंगे भैया, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें इसमें लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसीलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता की संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भाव का विकास भी क्या है, संभव होगा। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य और उपयोगिता एवं महत्व की भी अधिकाधिक क्या रखे, जानकारी रखे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला क्या लिखेंगे, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। जो राष्ट्रभूमि है इसके प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। अब देखिए राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। बस यही आप यहाँ पर आंसर लगा देंगे, यही आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, आंसर लगा देंगे। क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम अपनी भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति क्या रहें, सचेत रहें और किसी भी दशा में भूमि के रूप एवं सौंदर्य आदि को क्या हो, विकृत ना होने दे। बस और आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बस इसका एग्जैक्ट आंसर यही आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे चौथा वाला प्रश्न है, प्रश्न क्या बोल रहा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो निर्मूल होती है। सर इसका आंसर कैसे निकालेंगे यार, आंसर निकालने का तरीका देखिएगा, आंसर निकालने का तरीका देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा। अब जहां पे यहाँ देखिए जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या होती है, निर्मूल होती है। तो यही तो पूछा था ना कि लेखक ने किस प्रकार की राष्ट्रीयता को निर्मूल कहा है, तो जो निर्मूल शब्द आ रहा है वही तो आंसर हो जाएगा। बस उठाइएगा छापिएगा, इसीलिए कहते बहुत सस्ता है यार, बहुत ज्यादा आप हार्ड मत समझिएगा। उसके बाद अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। अब जहां पे सच्चे अर्थ आपको दिखाई देगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में, देखिए यहाँ पे आया ना, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर यही हो जाएगा और आपको अलग से कुछ भी छापने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं कि आप अलग से छापिए, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है। देखिए पढ़ाने वाले तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप काम की बात पढ़िएगा, बहुत ज्यादा बकवास के चक्कर में पढ़िएगा। अगर बहुत ज्यादा आप अलग अलग चक्करों में पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगला यहाँ पे है भूमि का निर्माण किसने किया और वह कब से है। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से। सर इसको हम कैसे देखेंगे, सर इसको हम कैसे देखेंगे कि भूमि का निर्माण किसने किया और वह कब से है। तो देखिए यहाँ पे भूमि का निर्माण देवों ने किया है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से। भूमि का निर्माण किसने किया है, देवों ने, यानी कि भगवान ने किया है और यह अनंत काल से है। बस यही आप इसका आंसर ठोकेंगे और गुरुजी कुछ भी नहीं करेंगे। सेकंड वाला आपका गद्यांश है, सेकंड वाला गद्यांश देखिएगा, यह आपके पेपर में आया हुआ गद्यांश है। कब कब आया हुआ है, 2010 में आया हुआ है, 17 में, 21 में
और 22 में आया हुआ ये गद्यांश है। आप छाप लीजिए गद्यांश क्या है यहाँ पे। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती हैं, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उसमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा है वह समान अधिकार का क्या भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। यह जन अनेक प्रकार के भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान चित्र हैं। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार प्राप्त है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। जो 2010, 2017, 2021 और 2022 में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे करेजा देखिएगा। सबसे पहले ये प्रश्न बनेगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का आपको नाम लिखना रहेगा। अब पाठ का नाम और लेखक का नाम सर हम कैसे जानेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे आपको टर्म मिलेंगे जो कि आपको समझ में आएगा कि हाँ यह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। जैसे कि मातृभूमि शब्द आएगा, पृथ्वी शब्द आएगा, और क्या आएगा यहाँ पे जन शब्द आएंगे, और यहाँ पे क्या आएगा जन्म आएंगे, और क्या आएगा राष्ट्र आएगा। यहाँ पर भी राष्ट्र आया है, यहाँ पे मातृभूमि आया है, पृथ्वी आया हुआ है, पृथ्वी आया हुआ है। जब ऐसे बार बार शब्द आए तो कहाँ से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भैया, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भाग में संग्रहित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। एकदम तैयार कर लीजिएगा, पेपर में आएगा, छाप दीजिएगा। उसके बाद सेकंड वाला प्रश्न है, पुत्र को समान भाव से कौन रखता है। पुत्र को समान भाव से भैया कौन रखता है, तो देखिए पुत्र को समान भाव से कौन रखता है, तो यहाँ पे देखिएगा माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से रखती है या फिर चाहती है। इसका एग्जैक्ट आंसर यही हो जाएगा, एकदम छापने वाला आंसर है, छाप लीजिए। तो लिखेंगे पुत्र को समान भाव से पृथ्वी माता रखती है। पुत्र को समान भाव से कौन रखता है, तो पुत्र को समान भाव से पृथ्वी माता रखती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, समान अधिकार का भागी कौन है भैया। समान अधिकार का भागी कौन है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे सर जी, हम गद्यांश में ढूंढ के सर इसका आंसर लिखेंगे। अच्छा, अरे गुरुजी एकदम मजा आ गया पढ़ने में, कैसे पढ़ाते आप। हाँ तो देखिए, अरे कहाँ पे प्रश्न हुआ गया था और भूल गए। समान अधिकार का भागी कौन है, अब समान अधिकार का भागी जहां पे प्रश्न आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए समान अधिकार का भागी कौन है, जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का क्या है, भागी है। बस इसका आंसर यही हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। यानी कि इस पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी पर अपने जन्म के समय से ही समान अधिकार का क्या है, भागी है। पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, तो इस पृथ्वी पर निवास करने वाले व्यक्तियों का विस्तार अनंत है, और वे इस विस्तृत भूमि पर अरबों की संख्या में बसे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, अनंत और जनपद शब्द का अर्थ बताइए कि अनंत और जनपद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अनंत का आशय क्या होता है, जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो उसे क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। जिसका कोई अंत न हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, अर्थात अंतहीन बोला जाता है। और जनपद का अर्थ क्या होता है, जिले को कहा जाता है। जनपद मतलब क्या होता है भैया, जिले को कहा जाता है। जनपद मतलब क्या होता है, जिला होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अगर कोई दिक्कत हो पेपर में तो बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे छठा प्रश्न है, माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है, बस वही, माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। उसके बाद अगला यहाँ पे, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी होगी। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी होगी। अब ये वाला देखिए, सुध क्यों लेनी होगी, इसका आंसर ये होगा। देखिएगा, अब सुध क्यों लेनी होगी, जहां पे सुध होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, सुध हमें लेनी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, सुध लेनी होगी, क्यों लेनी होगी, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतः मतलब इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। बस एग्जैक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे, इसी में लिख देंगे
कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की शुद्ध हमें अर्थात प्रत्येक समुदाय जात वर्ग या किसी भूमि पर भूभाग के व्यक्ति का ध्यान हमें इसलिए रखना चाहिए क्योंकि किसी को भी पिछड़ी अवस्था में छोड़कर राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ लिखिए कि सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ क्या होता है। सौहार्द का अर्थ होता है मनुष्य की सद्भावना से है जिसमें परस्पर सहयोग प्रेम सहानुभूति और बंधुता की भाव निहित रहो। और प्रांगण शब्द का अर्थ है धरती की आंगन अर्थात उसका विशाल विस्तृत भूमि का भाग जो होता है वो क्या होता है प्रांगण कहलाता है। क्लियर है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश की व्याख्या सर कहां से कहां तक है ये देख लीजिए थोड़ा। ये जो है यहां से ये वाला पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद पुर और गांव जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। इसी का आपको विस्तार पूर्वक क्या करना है वर्णन करना है यार। ये पेपर में आएगा ये पेपर में आएगा ठीक है। कोई दिक्कत बिल्कुल गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए बस। क्या लिखेंगे गुरु जी। मातृभूमि का विस्तार अनंत है। यहाँ दूर दूर तक मैदान जंगल पर्वत नदी समुद्र आदि का विस्तार देखने को मिलता है। इस विस्तृत पृथ्वी पर अथवा नदियों और समुद्रों के तटों पर पर्वतों या बर्फीली स्थानों पर सब जगह मानव के निवास स्थान है। अनेक गांव कस्बे नगर और जिले मानव जन की आबादी से भरे हैं। इस प्रकार इस अंतहीन पृथ्वी के समान इस निवास करने वाले लोगों का विस्तार क्या है अनंत है। दैट्स द आंसर। बस इसी को छापिएगा और आपको कुछ भी छापने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला देखिए यहाँ पे है अगला आपका तीसरा इसी से बना हुआ प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। अगला गद्यांश क्या है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह असुर आए आर्य आए शक आए हुड़ आए नाग आए यक्ष आए गंधर्व न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। हमें हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य आर्योत्तर उत्पादन का अद्भुत क्या हो मिश्रण है। सबसे पहले गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बस वही है भैया राष्ट्र। हाँ अब सर ये कहाँ से लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है तो ये जो लिया गया है अशोक के फूल से लिया गया है। सर क्यों क्योंकि यहाँ पे भारतवर्ष आपको शब्द दिखाई देगा आर्य दिखाई देगा और शब्द क्या दिखाई देगा भारतवर्ष यहाँ पर भी आया हुआ है। और हुड़ हुड़ नाग यक्ष गंधर्व इत्यादि आपको शब्द जब दिखाई देंगे तो समझ लीजिएगा वो कहाँ से लिया गया है अशोक के फूल से लिया गया है। और इसके शीर्षक कौन है अशोक के फूल का शीर्षक है और इसके लेखक कौन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और ये अशोक का फूल क्या है एक निबंध है क्या है निबंध संग्रह है। यह भी ध्यान दीजिएगा बहुविकल्पी में बहुविकल्पी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि चलिए बताइए कि अशोक का फूल निम्नलिखित में से क्या है एक निबंध संग्रह है कहानी इत्यादि रहेगा तो निबंध संग्रह पे आप डायरेक्ट इसका आंसर दीजिएगा ठीक है ना। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश की व्याख्या कहां से कहां तक करनी है बढ़ा चढ़ा के लिखना है। कहां से कहां तक सर जी। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्योत्तर उपदानों का अद्भुत क्या है मिश्रण है क्या है मिश्रण है। तो इसमें क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे हमारे देश के इतिहास का अध्ययन करने से यह विविध होता है कि यहाँ आदिकाल से ही अनेक विदेशी जातियां आई। उनमें आर्य शक हूण आदि अनेक जातियों ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ विजय प्राप्त की और यहाँ के विशाल भूभागों पर अपने राज्यों साम्राज्यों की स्थापना की। इनमें से अनेक यहीं के होकर रह गए और वैवाहिक संबंधों के द्वारा यहाँ की उस हिंदू संस्कृति के अंग बन गए। हिंदुओं ने जिसकी भी सभ्यता संस्कृति में जो कुछ भी श्रेष्ठ था उसे ग्रहण कर लिया और इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों परंपराओं नीतियों आदेशों आदि पर आधारित जिस भारतीय संस्कृति के हमें दर्शन होते हैं वह यहाँ की सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली आर्य जाति या उसके बाद बाहर से आने वाली विदेशी जातियों के समन्वयतात्मक क्या है का परिणाम है। बस उसके बाद यहाँ पर है कि प्रश्न रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है। तो रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है क्योंकि यहाँ
की प्रगति एवं संस्कृति विकास के अनेक महापुरुषों ने भी अपना योगदान दिया है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन सहयोग कर रहे हैं? तो भारतवर्ष के निर्माण में न केवल आर्यों वरन आर्यों के उपरांत आने वाले शक, हूण, नाग, यक्ष, गंधर्व, असुर आदि अनेक विदेशी जातियों का क्या रहा है? सहयोग रहा है। इंपॉर्टेंट है यार, तैयार कर लेंगे, पेपर में आएंगे तो छाप देना है। अगला यहाँ पे और लास्ट है यहाँ पे प्रश्न, आर्य, शक, हूण कहाँ से आए? आर्य, शक, हूण आदि विदेशी जातियों के लोग जो समय समय पर भारतवर्ष आए हैं। ये भैया आपके 22 फरवरी के लिए हिंदी का पेपर है, जाइएगा आराम से छापिएगा। 10 नंबर का आपका गद्यांश आता है। क्या था भैया? गद्यांश आता है पेपर में। तो जब 10 नंबर का गद्यांश आता है तो ये छापिएगा, और 22 फरवरी के लिए है। 100 में 100 की जो टारगेट है बिल्कुल पूरा होगा। आपको केवल मेहनत करना है हमारे साथ, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो रही बिल्कुल कहीं से भी, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने बैठा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। ऐसी वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।